नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का, और इसका टाइटल है इंडिया हिट्स सेंचुरी इन स्टाइल 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो गए हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया दुनिया के टॉप 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है यूनिकॉर्न्स के मामले में। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या राय दे रही है, इस भारत की इस अचीवमेंट पर। प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया की जानिब से खबर आई है कि यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मामले में इंडिया ने 1 सेंचुरी क्रॉस कर लिया। इस हवाले से क्या कहें? अच्छा, एक्चुअली यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मुतालिक थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, इतना नॉलेज मुझे नहीं है। बट ये मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया जो है ना, वैसे भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल बिज़नेस में, आईटी में, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है हमसे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि इंडिया ने इतने हार्ड वर्किंग की है और उनकी जो आवाम है वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव नज़र आ रही है। और वो देखा जाए तो जितनी भी फील्ड्स हैं हमारी, स्पेशली आईटी और बिज़नेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि एज अ नेशन उनके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, और एज अ पाकिस्तानी नेशन हमें इस चीज़ को देख के लर्न करना चाहिए कि इफ़ दे कैन डू वी कैन आल्सो डू। देखिए, हम देखते हैं कि इंडिया हर फील्ड में, जैसे आपने कहा, आईटी हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान आज की डेट में इतना पीछे रह गया है? क्या कहेंगे आप इस सवाल? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। सबसे पहली चीज़ तो हमारे हुक्मरान, ठीक है, हमारे मुल्क की जो करप्शन, इट्स अ मेन रीज़न। और सेकंड चीज़ जो है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आई रिमेंबर कि मुझे जब मेरे टीचर मैट्रिक में पढ़ाया करते थे तो दे सेड कि ये कोर्स वो है जो हमने पढ़ा है। सो मेरे टीचर्स ने मैट्रिक में पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा, और आज भी जब मैं बुक्स खोल के देखता हूँ तो वही पुराना कोर्स है जो मेरे टीचर्स ने कोई मेरे ख्याल 30-40 साल पहले पढ़ा था। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी 30-40 साल पीछे है, और हमारे मुल्क में कोई जो है ना प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। हम लोग सिर्फ थीरी पढ़ते रहते हैं, और 16 साल की स्टडीज़ के बाद जब हम लोग मार्केट में आते हैं तो हमें ए बी कुछ भी नहीं आता। हमने सिर्फ पढ़ा होता है और मार्केट में आके हमें प्रैक्टिकली कोई भी काम करना नहीं आता। शायद यही रीज़न है कि हम लोग इंडिया या फिर बाकी जो हमारी सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं उनसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। हमें अपनी जो एजुकेशन है इसको मॉडर्न एजुकेशन के ज़रिए से जो है ना बेहतर करना पड़ेगा, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी, इनको स्किल्ड वर्कर बनाना पड़ेगा ज़्यादा, और इनको मार्केट में स्कूलिंग एज से लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके हम डेवलप हो सकते हैं। तो सर, अगर अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो उसमें मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है, अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाया जा रहा है, और जिस तरह वो अपनी एजुकेशन को, अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह वो प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह उनके टैलेंट को उभार रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। आप बताएं कि आप उनके एजुकेशन सिस्टम को अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल, मैं उनके एजुकेशन सिस्टम को अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो आईटी में स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इंडिया से हमारी जो है ना, अगरचे उनसे किसी चीज़ से हमारी जो एतराज़ात होते हैं तो वो 2-3 चीज़ें हैं। एक मसला कश्मीर है, जो कश्मीर में उन्होंने जो जुल्म ज़्यादतियाँ की हुई हैं, और इंटरनेशनल मीडिया हम देखते हैं, जैसे आपने कश्मीर की बात की है, कश्मीर बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है पाकिस्तानी। जब भी कश्मीर की बात आ जाती है तो कहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, उसमें उन्होंने जो हकाइक बयान किए, ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो, मतलब हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि इंडियन पंडित के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया। पाकिस्तानी कुछ और कहते हैं, या हमारी एजुकेशन, हमें जो कश्मीर से रिलेटेड जो बताया जाता है वो कुछ और है, वो बताते कुछ और हैं। जो इंडिया की एजुकेशन है वो कुछ और बताती है। इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एजुकेशन जो है वो सिमिलर है इंडिया के साथ, ठीक है, उनके साथ सिमिलर होने की वजह से, यानी कि वो ही इफ़ेक्ट्स बताते हैं। और जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एजुकेशन हमें कश्मीर के बारे में कुछ और बताती है, जो बचपन से, जैसे पहले आपने कहा कि पाकिस्तान की एजुकेशन वही पुरानी चलती आ रही है, और कश्मीर एक ऐसा इशू है जो अग्रेशन में आ जाते हैं। तो सच्चाई आखिर क्या है? और अगर कश्मीर का इतना बड़ा इशू है तो हम आज तक कश्मीर क्यों नहीं हासिल कर पाए? और तीसरे नंबर पे सर, जिस तरह उन्होंने इतनी ज़्यादा रेटिंग मिली है द कश्मीर फाइल्स को इंटरनेशनल लेवल पर भी, क्योंकि अगर सच ना होता तो कैसे मिलती उनकी? अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। दरअसल ऐसे है कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, या वो लोग जो कश्मीर में रहते हैं, आप उनसे जब जाने तो तब आपको रियलिटी पता चलेगी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली कहना चाहूँगा कि ना, मीडिया हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है पूरी दुनिया में, इस तरह पाकिस्तान में भी। हमारे पाकिस्तान में कोई एक झूठी खबर अगर मीडिया फैला देगा, ठीक है, और उस पर कोई मूवी बना दी जाएगी, तो मेरे ख्याल में से
आधे से ज़्यादा जो दुनिया के लोग जो देखेंगे वो उस पर बिलीव करेंगे। यही चीज़ है कि मीडिया ने वहाँ पे जो चीज़ दिखाई है हम लोग उस पर बिलीव कर रहे होते हैं, जबकि अगर आप वहाँ पे रहने वाले लोग हैं अगर उनसे बात करें, ठीक है, या जो इंडियंस भी हैं वहाँ पे जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, ठीक है, वो कहाँ की वो उनकी आवाम के लिए हो रही है। आपने कहा जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो ये मतलब कहाँ की बात कहाँ पर आ गई है। तो आपने कहा जैसे कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो रही है आजकल। मैं कोई भी अगर इंडिया पाकिस्तान पे काम करती हूँ तो सबसे पहला उनका पाकिस्तानियों का ये होता है कश्मीर 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 हमारा हक है, हमारी शारग है, ये है वो है। बात करने का मकसद सर ये है यहाँ पर कि कश्मीर, जब कश्मीर की बात आ जाती है हम बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन सच्चाई अभी तक इसके बरक्स हैं, क्या कहें। अच्छा देखिए, आपने ना एक बात की है कि कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछना चाहूँगा, आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और उस रूम में आपको दुनिया की तमाम आसाइशें दे दी जाएँ, आप इसको कबूल करेंगे? देखिए सर, हम जो मेरे कुछ वहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं कश्मीर में, ठीक है, जो इंडिया के कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, वो कुछ और हक़ाइक़ बताते हैं कि उनको रहने के लिए बिल्कुल प्रॉपर पूरे हक मिल रहे हैं। हालांकि वो हिंदू भी हैं, जो भी मुस्लिम्स भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो मुझे यही बताते हैं, जो हक़ाइक़ वो बताते हैं कि हमें वहाँ पर रहने की मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो हम यहाँ पर क्या मतलब जो फैक्ट्स बताते हैं वो क्या है? मेरे भी वहाँ पे कुछ दोस्त हैं और जिनसे मेरी बात हुई है वो इसके बिल्कुल बरक्स बताते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारे जो है ना इंडियन आर्मी जिसका जब दिल चाहता है वो किसी भी घर में घुस जाती है, किसी भी लड़की का जब चाहे रेप कर लेती हैं। यहाँ पे कश्मीरियों की जो ज़मीनें हैं वो इंडियन ख़रीद रहे हैं। उसकी ख़रीदने की सिर्फ रीज़न यही है कि नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्शन करवाए जाएँ वहाँ पे उस एरिया में, तो वहाँ पे इंडियन मेजॉरिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसे लोग ज़्यादा जो कि कश्मीर को इंडिया में रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पर वोटिंग करवा लें, ठीक है, तो कुछ एरियाज़ में होता है कि वोटिंग करवाई जाए तो जहाँ पर जिसकी मेजॉरिटी हो उसी के जो ना हुक्मरान वहाँ पर जो रखे जाए। वोटिंग के लिए वो अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलता। मैंने कुछ दिनों पहले एक कश्मीरी हैं अपने वजाहत फारूक भट्ट साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया था इन्हीं सारी मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए। उन्होंने कश्मीर में फ्रीडम पर और ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, उस पर क्या कहा था, एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा। ये बात सुन लीजिए पहले आप सोचिए सर, 30 साल हो गए कश्मीरी पंडित्स को यहां से, जो JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, वो जो लोगों ने यहां पे 3 लाख 4 लाख कश्मीरी पंडित्स को निकाला, आज तक गवर्नमेंट उनको नहीं ला सकी। यहां पे वो अपनी जगहों पे नहीं रह पा रहे। मुझे बताओ कि दैट कौन सी डेमोग्राफिक चेंज होगी यहां पे। ये डेमोग्राफी का नारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो इसीलिए है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट ना हो। जिस कश्मीर में आज से 10 साल पहले जहां पे एक मोहल्ले में एक मस्जिद होती थी, आप ये टारगेट लगा दिए, आज से पहले कश्मीर में 1 लाख मस्जिदें थी। अगर आप आज देखोगे दैट एक मोहल्ले में 10 मस्जिदें हैं, एक मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, जहां पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप देखो कश्मीर में 1 साल पहले 1 लाख मस्जिदें, आज 10 लाख मस्जिदें हैं। और आप देखोगे दैट पूरे कश्मीर में जो ये बात कर रहे हैं कि दैट कश्मीर में जो जेल बना हुआ है, आप देखोगे दैट हमारे इतने सारे लड़के अभी इनके वो चाइना बीजिंग जाके हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारा कश्मीर है, ये आज का कश्मीर है। सुन लिया। मैं ऐसे सैकड़ों कश्मीरी लोगों की बातें सुनवा सकता हूं जो यही बात कह रहे हैं, और ये किसी से छुपी बात नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग, कश्मीर के बहुत सारे लोग ट्विटर पे हैं, वहां पे इंटरनेट चलता है, तो आप लोग उनको फॉलो करें और तब आपको पता चलेगा कि वहां की असली ग्राउंड रियलिटी क्या है। वजाहत फारूक भट्ट हैं, साजिद यूसुफ हैं, और मैं ऐसे कैसे सैकड़ों नाम है, आप सर्च कर लो। आप कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जाके पता करो, ट्विटर पे सब कुछ है। आप देखो वहां पे, तब आप जब उनको फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है, कश्मीर में किस तरह डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर के लोग किस तरह खुश हैं। देखिए, 100 में से 100 लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। वो तो आप हमारे दूसरे राज्यों में चले जाएंगे तो वहां भी 100 में से 100 लोग खुश नहीं है। प्रॉब्लम हर जगह है, वैसे ही कश्मीर में भी प्रॉब्लम है। और आप कह रहे हो कि कश्मीर में दूसरी जगह से आके लोग बस जाएंगे। ये आप कोई साबित कर दे मुझे कि ये कैसे मुमकिन है। मैं गुलामी लिख दूंगा, गुलामी। अगले 50 साल में भी अगर ऐसा हो जाए तो गुलामी लिख दूंगा मैं अभी से। कोई मुझे साबित करके बता दे कि ऐसे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और कश्मीरी वहां पे माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। कोई बता दे मुझे। कर रही है सब उस चीज़ को अपने अंडर करने के लिए
उस एरिया को, कश्मीर को अपने अंडर करने के लिए, क्योंकि कश्मीरी जो है वहाँ पे जितने भी उनसे अगर बात करें तो वो यही कहते हैं जी कि हम लोग यहाँ पे खुश नहीं हैं, हमें या तो इंडिपेंडेंट स्टेट करार दे दिया जाए, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट रहें, या फिर हमें पाकिस्तान के साथ जो है ना मिला दिया जाए। आए दिन जो है ना वहाँ पे पाबंदियाँ लगती रहती है। मेरे ख्याल में 2 साल से ज़्यादा हो गया तकरीबन कि वहाँ पे जो है ना कश्मीरी जो है ना वो नज़रबंद है, और वहाँ पे उनको निकलने की आज़ादी नहीं, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, और आर्मी का जब दिल चाहता है वो जिस घर में जाते हैं एंटर होते हैं, जिस लड़की का चाहते हैं रेप करते हैं, जिसको चाहते हैं कत्ल करते हैं, कोई अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। लड़कियां वहाँ पे रहती हैं, मेरी कुछ बात हुई है, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आपको बताया गया, ठीक है, जैसे आपने कहा कि मुझे बताया गया, तो वहाँ पे जो लड़कियां हैं उनसे सुनने में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इंडियन आर्मी उनके साथ इस तरह ये सब कर रही है। माइट भी पॉसिबल कि उनका जो स्पेसिफिक एरिया हो शायद कि वहाँ पे ना होता हो, बट ओवरऑल अगर आप कश्मीर का विज़िट, अगर आप ऐसा बंदा जो वहाँ पे होकर आया है, या कुछ ऐसे लोग जिन्हें पूरा कश्मीर घूमा हो, ठीक है, या कुछ ऐसे दोस्त आपके जो वहाँ ट्रैवलिंग करते हों, उनसे अगर आप पूछें तो वो शायद आपको इसके बिल्कुल बरक्स बताएंगे। ये बताइएगा कि जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, ठीक है, फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है, और इंडिया ने यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मामले में सेंचुरी भी क्रॉस कर ली है। आपको क्या लगता है कि ये सब क्रेडिट किसको जाता है? ये डेवलपमेंट कैसे, क्यों और किसकी बदौलत हुई है, क्या कहें? नो डाउट डेवलपमेंट में तो मैं उनको यही कहूँगा, मैंने जैसा पहले कहा कि इट्स वेरी ग्रेट कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट जो है देखिए हम एक शख्स को नहीं दे सकते। क्रेडिट जो है ना, जब भी किसी कंट्री में कोई डेवलपमेंट होती है, या फिर जो है ना कंट्री कोई अगर नीचे को जाती है, तो उसमें आपके हुक्मरानों समेत आपकी आवाम सब मुलविस होते हैं। सबकी जो है ना वो एक कोशिश होती है जो कि मिल के जो है ना आपको ऊपर भी लेकर जाती है और नीचे भी लेकर जाती है। तो आप इंडिविजुअली किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते इसके लिए। मैं उनकी पूरी आवाम, उनकी मेहनत है ये, ठीक है, उनके जो लीडर्स हैं उनका एक नज़रिया है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने के बाद जो है ना वो एक इस स्टेज पे पहुंच रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट अपने कंट्री को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकर चल अपनी कंट्री को लेकर चल रही है, मगर वहाँ पे मैंने आपको पहले बताया सिर्फ जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो माइनॉरिटीज़ के साथ आ रहे हैं। माइनॉरिटीज़ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म जाती हैं, मगर इंडियन जो वहाँ पर है इंडियन, उसके लिए जो मोदी सरकार है वो बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है। मगर तेरा दिमाग खराब हो गया है, माइनॉरिटी इंडियन नहीं है, तुम्हारे यहां माइनॉरिटी इंडियन नहीं होती होगी। ये ना बकवासबाजी बंद करो। गुस्सा इसीलिए आता है कि विदाउट फैक्ट्स आप लोग बात करते हो। अगर आप ये बात कह रहे हो ना तो सबूत दो, इसका सबूत दो आप। मेरे पास तो 1000 सबूत हैं माइनॉरिटीज पे आपके यहां क्या किया जा रहा है। आपके संविधान में माइनॉरिटीज को हक नहीं दिए गए हैं कि वो पीएम और राष्ट्रपति बन सके। इसी का जवाब दे दो यार। क्यों? क्योंकि आप इस्लामिक राष्ट्र हो। इस्लामिक राष्ट्र हो तो इस्लाम वाला सरकार क्यों नहीं बनाते हो? खलीफा क्यों नहीं रखते हो? राजा महाराजा क्यों नहीं रखते हो? सुल्तान क्यों नहीं बनाते हो? क्यों डेमोक्रेसी के जरिए आप चुनते हो सरकारों को? तो जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, भले वो इस्लामिक रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक, तो वहां पे रहने वाला हर कोई बराबरी का हक होना चाहिए, और वो आपने हक दिया नहीं। जिस दिन ये हक दे देना उस दिन आप भारत के मुसलमानों और भारत की माइनॉरिटीज पे बात करना। वो जो है ना एक कहते तो वो ये कि हम आज़ाद स्टेट हैं, ठीक है, हमारे पास, हमारे यहाँ पे हर किसी को मजहबी आज़ादी है, मगर रियल में हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे सिखों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, माइनॉरिटीज़ को। जी, जैसे आपने कहा कि सिखों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आपको पता है एक बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की इंडिया में। अगर इस तरह की बात होती तो वो वहाँ पे इंडिया को छोड़ के फौरी पाकिस्तान आ जाता। और यही तो मसला, नहीं आ सकते ना वो, इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान नहीं आ सकते। वो एजुकेशन सिस्टम, आप समझते हैं कि पाकिस्तान अलाउ करेगा उनको यहाँ आने में? आप, हमारे पास 22 करोड़ की आबादी, उसको हम नहीं संभाल सकते, वहाँ से 25 करोड़ और आ जाएंगे तो कौन संभालेगा? आपके पास जगह है यहाँ पे रहने? हम अपने मुल्क को अच्छे तरीके से संभाल नहीं सकते, नहीं संभाल पा रहे हम लोग। पाकिस्तान जो है आज भी इंडिया का पार्ट होता, तो आप कैसे देख रहे थे कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है? देखिए, अगर पार्ट होता, ठीक है, तो तब सिचुएशन अलग होती। हम इस पर बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, हाँ, बर सग़ीर जब था, मुस्लिम हुक्मरान थे, तो मुसलमानों ने बड़ी अच्छी 1000 साल हुकूमत की है, ठीक है, और बड़ी बेहतरीन हुकूमत की है, नो डाउट। जितने भी आप हुक्मरानों की हिस्ट्री देखें, इन द एंड में आप मुग़ल कुछ जो हमारे एराज़ में आए, तो वहाँ पे नो डाउट कि वो लोग अय्याशियों में पड़े, और जिसकी वजह से ये हुआ कि ब्रिटेन जो है ना आए हैं, और उन्होंने आके यहाँ पे हमारे जो बर सग़ीर पे कब्ज़ा कर लिया, और इसको फिर अलग कर दिया गया उनकी हुकूमत के बाद। बट उससे पहले जो मुसलमान हुक्मरान रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जो है ना हकमियत कायम की है अपनी। आप इसी वजह से सारे मुसलमान कंट्रीज 2-3 को छोड़कर सबकी हालत ऐसी है, क्योंकि ये सोच यही है। उसके पहले तो कोई रूलर था ही नहीं यहां पे, उसके पहले तो राजा महाराजा भारत में थे ही नहीं।
भारत का नाम ही पड़ा है, बहुत बड़े महाराजा थे भरत, उनके नाम पे पड़ा है। आपकी पैदाइश 1400 साल पहले हुई है, हम यहां 14,000 साल से हैं। तो बोलने से पहले जरा इतिहास, हिस्ट्री पढ़ लिया करें। और ऐसे बिना फैक्ट्स, विदाउट फैक्ट्स क्या राज कर लिया भाई हमारे ऊपर? क्या राज कर लिया? बता दो ना, क्या राज कर लिया? सनातन धर्म यहां से शुरू से रहा है। आप कन्वर्ट होकर सनातन में नहीं बन सकते, लेकिन आप कन्वर्ट होकर मुसलमान जरूर बन सकते हैं। तो गए हो हमारे में से ही, गए हो हमारे में से ही। चौधरी, गुज्जर, राजपूत, भट्ट, क्यों सरनेम रखते हो? ये सोचा है कभी आपने? अपने सरनेमों को तलाश करो तो डीएनए ना हिंदू का मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का। आपको मेरी बात ना बुरी लग रही होगी, बहुत दिल को चोट कर रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। चाहे वो सल्तनत उस्मानिया को उठा के देख लें या उसके बाद जो है ना बरसगीर में देख लीजिए, तो बड़ी बेहतरीन हुकूमतें, इंसाफ होता रहे। हुकूमत करते करते आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो हम लोगों की जो है ना वो क्या कह सकते हैं, हम लोग की हडरामियाँ हैं, हम लोगों की नाअहलियाँ हैं और हमारे लोगों की ईमान से, कुरान से, इस्लाम से दूरी है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना तनज़्ज़ुल का शिकार। सर, हम कब तक ये मजहबी चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे और डेवलपमेंट की तरफ नहीं सोचेंगे? जिस तरह इंडिया काम कर रहा है, वो नहीं मज़हब को बीच में आने देते। उनकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं, चलो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को एक साइड पे रख लें। हम देख लें कि हम बहुत ज़्यादा मामलात में उनसे बहुत यानी कि 70 साल से ज़्यादा हम उनसे अलग हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज कहा जाता है कि हम 40 से 45 साल इंडिया से पीछे हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, आपने जो बात की ना कि वो मज़हब को बिल्कुल फॉलो नहीं कर, शायद आपने या तो इसका इल्म नहीं या फिर आप मजाक कर रही हैं, क्योंकि जितना हिंदुत्व फ़लसफ़ा को इंडिया में फ़ॉलो किया जाता है, ख़ास करके जो मोदी सरकार फ़ॉलो करती है, शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं कहीं। आप चाहें तो इस पर थोड़ी स्टडी करें, रिसर्च करें। डेवलपमेंट हो रही है, मैंने कोई ये नहीं कहा डेवलपमेंट नहीं हो रही, मगर वो लोग अपने हिंदुत्व फ़लसफ़े को मज़हब को बीच में नहीं, वो सबसे ज़्यादा मज़हब को वो लेकर आते हैं। आपने कहा जैसे हमने फ्रांस के साथ ट्रेड करना बंद कर दी थी, ठीक है, एक मज़हब पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनसे ट्रेड बंद की थी ना। मेरा यहाँ पे बात करने का, कॉर्ड करने का मकसद ये है कि उन्होंने कभी अपने रिलीजन को अपनी ट्रेड में, अपने बिजनेस में नहीं आने दिया। मेरा बात करने का मकसद ये है सर। मज़हब तो हर इंसान का अपना एक पर्सनल मैटर होता है। आप अगर देखें ना तो शायद हम लोग जो है, हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो लोग डाउन इसीलिए जा रहे हैं कि मज़हब से दूर हो गए हैं। अगर हम मज़हब को जब तक फॉलो करते रहे हैं, हमने पूरी दुनिया पे हुकूमतें की हैं, जब हमने अपने दीन को छोड़ा है तभी हम लोग ज़वाल का शिकार हुए हैं। ये हिस्ट्री है। आप जब भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप जितनी भी हमारी हुकूमतें रही हैं, ठीक है, मुसलमानों की जितनी हिस्ट्री है, अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे एराज़ बेहतरीन गुजरे हैं, उस वक्त हमारे जो खलीफा थे, उस वक्त जो हमारे हुक्मरान थे, वो बहुत ही मजबूत ईमान वाले थे और ऐसे शख्स थे जो कि इस्लाम को फॉलो करते थे। मगर उनके बाद जब ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम को फॉलो करना छोड़ दिया, अय्याशियों में पड़े और उन लोगों को जो हमारे दुश्मन हैं उनको फॉलो करना शुरू किया, तो हम लोग तनज़्ज़ुली का शिकार हुए और आहिस्ता आहिस्ता आज आपके सामने है कि हम लोग किस मकाम पे खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मज़हब से दूरी, जैसे आपने कहा ना कि हम मज़हब को नहीं लाते बीच में, एक्चुअली में हम लोग मज़हब से दूर हैं। अगर हम मज़हब के साथ होते हैं और हम मज़हब को फॉलो कर रहे होते हैं, सिर्फ नाम का मुसलमान कहलाना इज़ नॉट गुड थिंग, ठीक है, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है हमारे लिए उसको फॉलो करना ज़रूरी है। हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो कामयाब होंगे, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जैसे अभी नाकाम है वैसे ही आगे में भी होते रहेंगे। इंडिया जो है सुपर पावर कंट्री बनता जा रहा है, ठीक है, उसने यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मामले में सेंचुरी क्रॉस कर ली है। क्या कहना चाहेंगे, आने वाले टाइम में वो चाइना को बीट करता हुआ नज़र आ रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बीट करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। सर, जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे कंपनीज उधर जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसके बावजूद वो चाइना को नहीं बीट कर सकता? नहीं, चाइना को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाइना में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा है। आई नो कि चाइना एक कंट्री जो है ना वो जितनी डेवलप है, शायद इंडिया को वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी अर्सा लग जाएगा और जब तक इंडिया वहाँ पहुँचेगा चाइना उससे काफ़ी आगे निकल चुका होगा। सर, अगर ऐसी बात है तो अब जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, जो उनकी प्रेडिक्शंस होती हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल, मैं दो नहीं स्पेसिफिक कहूँगी, बहुत बड़ी बड़ी मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और उनमें यही बताया जाता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो सुपर पावर कंट्री बन रहा है और वो मतलब बहुत ज़्यादा चाइना के करीब जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये यूनिकॉर्न कंपनीज़ का ही ले लें, ठीक है, 2025 में इंडिया जो है यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मामले में वो 250 यूनिकॉर्न कंपनीज़ इंडिया की होंगी
2025 में 2025 में क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये कह सकती हैं कि स्पेसिफिक किसी कुछ चीज़ों में जो है ना वो चाइना को शायद बीट कर सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर आप कहते हैं कि वो चाइना को बीट करे तो इट्स इम्पॉसिबल। क्या आज की डेट में जिस तरह इंडिया अपने मुल्क में नेशनलिस्ट होकर काम कर रहा है, ठीक है, अपने कंट्री के लिए काम कर रहा है, क्या हमें उनको फॉलो करते हुए अपने मुल्क में उस तरह के लॉज, उस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिस तरह हम भी ग्रो कर सके? क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आपका दुश्मन हो, आपका दोस्त हो, जो भी हो, अगर कहीं पे कोई अच्छी चीज़ है जो आपके मुल्क के लिए बेहतर हो सकती है तो उसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है और खैर क्या कहूँ, बड़ी हंसी आ रही थी। वो जो रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले हैं, सुहैब चौधरी भाई, वो कहते हैं कि आप मजाक बनाने लगते हैं। अब बताइए सुहैब भाई कि मैं इन साहब की बातों को सुनकर मजाक इनका क्यों ना बनाऊं। देखिए, मैं पाकिस्तान का मजाक नहीं बनाता, इनका मजाक क्यों ना बनाऊं। ये अभी तक उसी भूल भुलैया में है कि 1000 साल हमने राज किया, हमने ये किया, हमने वो किया। रोका किसने है भाई आपको आपके मजहब से मानने से? आप मजहब से दूर हो गए, रोका किसने है? आप सुपर पावर बना दीजिए। मैं तो फैक्ट पे बात करता हूं। आप 57 में से 55 मुल्कों की हालत, 54, 53, 52 मुल्कों की हालत आप देख लो कि क्या है इस वक्त इस्लामिक मुल्कों की हालत। लड़ रहे हैं आपस में, मर रहे हैं, कट रहे हैं, भुखमरी है, गरीबी है, टेररिज्म है। क्यों है ऐसा? इन्हीं सब चीजों की वजह से, क्योंकि आप लोग एक बंधन में जकड़े हुए, वहां से निकलना ही नहीं चाहते। आप लोग प्रोग्रेसिव सोच ही नहीं है आपकी। भारत इससे पहले भी था ना, 1400 साल पहले से भारत है ना, सनातन धर्म है ना, हिंदू धर्म है ना, राजा महाराजा यहां भी हुए ना। आप मराठा एम्पायर को भूल गए, आप अशोका को भूल गए, आप चंद्रगुप्त मौर्य को भूल गए, आप चोला वंश को भूल गए, चोल वंश को, आप गुर्जर वंश को भूल गए। हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या थी। आप लोगों की हिस्ट्री कुछ नहीं है उसके सामने। 1400 साल इतनू सा है, इत्तू सा। 1400 साल आपके धर्म के पैदा होने से लेकर और अब तक सिर्फ 1400 साल। यहां 14,000 साल हो चुके हैं। आप साउथ के साम्राज्यों को आपको पता ही नहीं है। हमारे नॉर्थ के पूरे साम्राज्य, आपके अफगानिस्तान तक हमारे राजा राज करते थे, आपको आइडिया ही नहीं। खैर, इसीलिए कहता हूं मैं कि ऐसे लोग पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। ऐसे लोगों पर दुनिया हंसती है और इससे पाकिस्तान पर ही हंसना कहा जाएगा, ऐसी नॉलेज के साथ। चाइना क्या पैदा होते ही इतना डेवलप था, या उसने पिछले 70-75 साल में काम किया तब जाके डेवलप हुआ है? पैदा होते ही ऐसा था? मेरे को इस सवाल का जवाब दे दो। हम भी कोशिश कर रहे हैं। चाइना पैदा होते ही अमेरिका नहीं था ना, लेकिन आज अमेरिका के बराबर पहुंच गया है ना। यानी कि वे आउट है ना ऐसा करने का। इंडिया भी कर रहा है, तो वो भी चाइना के बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन आप लोग इसी सोच में जकड़े रहिए। और थोड़ा बहुत जो मैं गुस्से में बोल देता हूं तो आप लोगों को लगता है कि ये ना वो, तो गुस्सा तो आएगा यार। आप जब ये जाहिलों की तरह बात करोगे तो आएगा ही, हंसी भी आएगी, और बेवकूफों की तरह ऐसे विदाउट फैक्ट्स आप बात करोगे तो गुस्सा भी आएगा। चलिए, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।